Good morning, students. My name is Himanshu Palewal, and I welcome you all in this video lecture series. Subject is science, and in this class, we are starting the question answer of the chapter Structure of the Atom. आज आपके जो बुकलेट के बीच के क्वेश्चन है उनको लिया है। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास में, व्हाट आर द कैनाल रेज। तो कैनाल रे क्या होती हैं, हमने जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट में देखा था। जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट में हमने देखा था कि जो आपकी कैथोड रेज होती हैं वो कंसिस्ट करती है इलेक्ट्रॉन्स को, और उसी के अपोजिट जो एक और रे निकलती है उसका नाम क्या था, कैनाल रे। तो कैनाल रे किसको कंसिस्ट करती थी, एटॉम्स को। हमने काफ़ी डिटेल में एक्सपेरिमेंट पूरा स्टडी भी किया था, ठीक है। तो अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप वीडियोस में सर्च करके पूरा वापस से देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ एन एटम कंटेन्स 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन व्हाट विल बी दी चार्ज और नॉट। तो देखो आपको इसमें पूछा है कि अगर एक एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है और साथ में एक प्रोटॉन है तो क्या इसमें चार्ज होगा या नहीं होगा। चेक कर देते हैं। एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है माइनस, फिलहाल मैं कितना ले लेता हूँ, -1 ले लेता हूँ। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में चार्ज सेम होता है। मैं एज्यूम कर लेता हूँ यहाँ पर कितना है, 1 है। तो ये हो जाएगा -1 इलेक्ट्रॉन की वजह से, और हो जाएगा +1 प्रोटॉन की वजह से। -1 और +1 कितना होता है, 0। तो क्या इस एटम पे कोई चार्ज होगा, क्या नहीं होगा, इस पर कोई चार्ज नहीं होगा। आप ये पूरा एक्सप्लेन कर सकते हो। इलेक्ट्रॉन का चार्ज बताओगे, साथ ही साथ प्रोटॉन का चार्ज बताओगे, और पूरा न्यूट्रल करके आपको एक्सप्लेन करना है। नेम द 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। तो एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स 3 ही होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये तीनों आपको आपके नाम लिखने हैं। हीलियम एटम हैज़ एन एटॉमिक मास ऑफ 4u एंड 2 प्रोटॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस। हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स डज इट हैव। तो इसमें से कहा गया है कि हीलियम का जो एटॉमिक मास है वो 4u है, ठीक है। आपको बोला है कि अगर इसमें 2 प्रोटॉन है तो न्यूट्रॉन कितने होंगे। ऑब्वियसली जो अगर प्रोटॉन इसके अंदर 2 है तो न्यूट्रॉन भी कितने होंगे, इसके अंदर 2 ही होंगे, क्योंकि हम इन दोनों को सम करके ही क्या निकालते हैं, इनका मास निकालते हैं, ठीक है। On the basis of Thomson model of an atom, explain how the atom is neutral as a whole। आपको बताना है कि जो पूरा आपका एटम है ऑन द बेसिस ऑफ थॉमसन्स मॉडल पूरा होल एज ए न्यूट्रल क्यों रहता है, मतलब इस पर चार्ज क्यों नहीं होता। काफ़ी इजी सा इसका रीज़न है कि जितना भी इनसाइड इसके चार्ज होता है, हमने क्या एज्यूम करा था कि जो बाहर के जो स्पेरिकल रिंग है वो कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, और इसके बीच में क्या रहते हैं, नेगेटिव पार्टिकल्स इस्टेब्लिश रहते हैं। तो ये हमारा अजम्पशन था थॉमसन मॉडल के अंदर। तो इसमें क्या रहता है कि जितना आपका नेगेटिव चार्ज अंदर होगा उतना ही आपका स्पेरिकल रिंग या फिर सर्कुलर रिंग बाहर शो करेगी। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इक्वल हो जाएगा। तो इस वजह से एज ए होल एटम क्या रहेगा, आपका न्यूट्रल रहेगा। नेक्स्ट है, ऑन द बेसिस ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम विच सब एटॉमिक पार्टिकल्स इज प्रेजेंट इन दी न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। काफ़ी इजी आंसर इसका क्या रहता है, आपका प्रोटॉन, क्योंकि हमने देखा था रदरफोर्ड्स मॉडल में कि न्यूक्लियस के अंदर मेनली जो चार्ज अवेलेबल होता है किसकी वजह से होता है, प्रोटॉन की वजह से। तो हम क्या श्योरिटी के साथ कह सकते हैं कि प्रोटॉन अवेलेबल होगा। ड्रॉ ए स्केच ऑफ बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम विथ 3 शेल्स। तो आपको बोर का मॉडल बनाना है, और इसमें कितने शेल आपको शो करने हैं, 3। एक बार मैं थोड़ा रफली बता देता हूँ। वैसे हम बोर का मॉडल और सारे मॉडल डिटेल में देख चुके हैं। बोर मॉडल के अंदर बीच में आता है न्यूक्लियस, फिर बाद में जो सर्कुलर रिंग चलती जाती है, ठीक है, जिसका हमने नाम दिया था के, फिर एल, फिर अगर आगे एक और बनाओगे तो उसका हो जाएगा एम हो जाएगा, फिर आगे एन आते हैं, है ना। तो ये आपको आपकी कॉपी में ड्रॉ करना है। What do you think would be observed if the alpha particle scattering experiment is carried out using a foil of a metal other than gold। तो गोल्ड के अलावा अगर आपने कोई दूसरा मेटल लिया होता तो ज़्यादा ऑब्जर्वेशन में फ़र्क नहीं आना चाहिए, बस जो डिफ्लेक्शन का जो रेट है वो थोड़ा हाई हो जाएगा। अगर आपने थोड़ा हैवी पार्टिकल लिया है, मतलब न्यूक्लियस की साइज़ बड़ी है, प्रोटॉन अमाउंट उसके अंदर ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली आप खुद सोच सकते हो प्रोटॉन अगर नंबर में ज़्यादा होंगे तो डिफ्लेक्शन 180 डिग्री पर जो आ रहा था वो ज़्यादा होगा, क्योंकि हमारे पास न्यूक्लियस का साइज़ अब थोड़ा बड़ा है, ठीक है। डेविएशन थोड़ा और कम हो जाएगा, और जो ट्रांसपेरेंसी थी वो धीरे धीरे करके थोड़ी और ख़त्म हो जाएगी। बाय द वे, अगर आपको
ऐसे लिखने में प्रॉब्लम आती है, जैसे नॉर्मली हम क्वेश्चन आंसर जब देखते हैं, मैं क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करके आंसर बता देता हूँ, लेकिन लिखना आपको पड़ता है। और अगर आपको लिखने में प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी आपका जो भी डाउट है वो लिख सकते हो। राइट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कार्बन एंड सोडियम एटम। तो सबसे पहले आपको शेल्स पता होने चाहिए। हमारे पास में अगर इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूशन करना है, शेल्स होते हैं, शेल्स जो सर्कुलर रिंग होती है उसको नाम दिया था शेल। सबसे पहले आता है के, फिर आता है एल, फिर आता है एम, फिर आगे एन, आगे चलता जाएगा, ऐसा है ना। हमने इसमें देखा भी था कि जो कैश शेल है आपके पास में, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आप रख सकते हो, 2। फिर एल में कितना रख सकते हो, हमने फॉर्मूला देखा था 2n²। एल के लिए होता है 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 हो जाता है 8। नेक्स्ट आता है एम, एम के लिए हो जाता है 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 9 इंटू 2 हो जाएगा 18। मतलब आप एम में कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हो, 18 रख सकते हो। तो आपको इनकी कैपेसिटी पता लग गई। अब आपको देखना है कि इलेक्ट्रॉन है कितने। कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होता है, कार्बन में होता है आपके पास में 6 इलेक्ट्रॉन। 6 अगर इलेक्ट्रॉन होंगे तो 6 में से 2 आप कहाँ रख दोगे, के में, बचे 4, 4 का रख दोगे आप एल के अंदर। और वैसे भी इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो हम बोर्स मॉडल में देख भी चुके हैं। सोडियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होता है, 11। तो आप 2 रख दोगे के में, 8 रख दोगे एल में, और फिर बचा जो 1 है वो कहाँ आ जाएगा, आपका एम में आ जाएगा। ठीक है, इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ के एंड एल शेल्स ऑफ एन एटम्स आर फुल देन व्हाट वुड बी दी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दैट एटम। तो आपको बोला के और एल अगर फुल हो जाए तो ऑब्वियसली अगर के में 2 आप रख सकते हो, ये फुल हो गया, एल में 8 रख सकते हो, अभी फुल हो गया, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 2 + 8, दैट विल बी 10। सो इट विल बी योर आंसर। हाउ विल यू फाइंड दी वैलेंसी ऑफ क्लोरीन, सल्फर एंड मैग्नीशियम। वैसे ये आपके लिए होमवर्क है, इसमें आपको क्या करना है, जो इनके इलेक्ट्रॉन है उनका डिस्ट्रीब्यूशन चेक करना है, और जो लास्ट शेल आपके पास में बचता है उसमें देखना है कि कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, फिर कितने इलेक्ट्रॉन लिए जा सकते हैं। मतलब आपको चेक करना है जो लास्ट शेल होगा, है ना, आउटर मोस्ट शेल होता है इसका, इसमें देखना है कि कितने इलेक्ट्रॉन की या तो कमी हो सकती है, फिर कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्स्ट्रा। ठीक है, सो दैट विल बी दी वैलेंसी ऑफ दी क्लोरीन, सल्फर एंड मैग्नीशियम। तीनों को अलग अलग करके चेक करना है। Next question, if the number of electrons in an atom is 8 and the number of protons is also 8, what is the atomic number? Atomic number बोला है, atomic number वैसे भी number of protons होता है, तो number of protons 8, so atomic number will be 8। ध्यान रखना atomic number में हम सम नहीं करते हैं, atomic mass के अंदर या फिर mass number के अंदर हम सम करते हैं। What is the charge of the atom? ये आपके लिए क्वेश्चन होमवर्क ही है। अभी जैसे हमने किया था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का जो चार्ज है वो, इन दोनों को आप सब्सट्रैक्ट करके चेक करोगे, क्योंकि सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, अपोजिट साइंस होते हैं, इस वजह से नेगेटिव होता है इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव होता है प्रोटॉन। ठीक है, ये इसमें टेबल 4.1 का यूज़ है, तो ये आप स्किप कर सकते हो क्वेश्चन, यहाँ पर टेबल 4.1 हमारे पास अवेलेबल नहीं है। For the symbols H, D and T, tabulate 3 subatomic particles found in each of the atoms। देखो H का मतलब हाइड्रोजन होता है, D मतलब ड्यूटीरियम, जो मैंने बताया था, ड्यूटीरियम मतलब हाइड्रोजन विथ 1 प्रोटॉन एंड 2 मास नंबर। फिर इसमें एक और आता है ट्राइथीरियम। तो ट्राइथीरियम होता है जिसमें आपका जो नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 1, लेकिन मास नंबर होता है कितना, 3। ठीक है, सो वैसे आप चाहो तो खुद से कोशिश कर सकते हो। अगर इसमें, अच्छा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन सबसे पहले हम देख लेते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स बताने हैं, मतलब आपको इसमें इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बताना है। हाइड्रोजन के अंदर आपको पता ही है कि अगर H होता है 1 होता है, साथ में कितना होता है, एटॉमिक नंबर भी 1 और मास नंबर भी 1, मतलब प्रोटॉन 1 है। एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन, सो प्रोटॉन इज 1 इन ऑल 3 केसेस। प्रोटॉन हमेशा क्या हो जाएगा, 1। इनकी आपको टेबल बनानी है, ध्यान रखना। अगर प्रोटॉन 1 है तो इलेक्ट्रॉन भी ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा तीनों के अंदर, 1। ठीक है, तो ये केस सॉल्व हो गया। अब बचता है बीच का न्यूट्रॉन। अगर हाइड्रोजन के अंदर एक मास नंबर है, एक ही एटॉमिक नंबर है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मास नंबर होता है आपका सम ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन। तो अगर प्रोटॉन 1 है
तो न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा ऑटोमेटिकली 0, क्योंकि P प्लस N आपको किसके इक्वल होता है, M के इक्वल। आपको P भी 1 दिया है, साथ में यहाँ पे जो M है वो भी 1 दिया है ना, तो ये कितना हो जाएगा 0। इसमें कितना हो जाएगा, ड्यूटेरियम के अंदर न्यूट्रॉन हो जाएगा 1, क्योंकि 1 + 1 हो जाता है 2। इसी तरीके से ट्राइहीरियम के अंदर कितना हो जाएगा न्यूट्रॉन 2। सॉल्व करके मैंने दे दिए हैं आपको, तीनों को टेबलेट फॉर्म में लिखना है। लास्ट आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, एनी पेयर ऑफ आइसोट्रॉप और आइसोबार, ठीक है। इसको आप एग्जाम्पल लिख दोगे तो भी काम हो जाएगा। एग्जाम्पल हमने जब स्टडी करा था तब बताया था, वहाँ से आप कॉपी करके लिख सकते हैं। यहाँ पर आपके बुक के इनसाइड के जितने क्वेश्चन सारे फिनिश होते हैं। नेक्स्ट क्लास से हम जो आपकी टेक्स्ट बुक के आउटर क्वेश्चन है उनको लेंगे, ठीक है। आज का आपका जो अटेंडेंस है वो आपको इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में शो करना है, और ये सारे क्वेश्चन खुद से बिना एक दूसरे की कॉपी के चेक करने हैं, ठीक है। सो थैंक यू।